तो आज का टॉपिक है आइडियलाइज सोयल एंड सोयल फाउंडेशन इंटरेक्शन बिहेवियर। तो जब भी हम लोग बात करते हैं सोयल फाउंडेशन या इंटरेक्शन बिहेवियर की या आइडियलाइज सोयल की, तो यह कॉन्सेप्ट तब हम लोग यूज़ करते हैं जब किसी भी फाउंडेशन के नीचे जो सोयल होती है और ड्यूरिंग कंसोलिडेशन प्रोसेस या एनी सेटलमेंट, तो whatever settlement is occur during the external loading from the superstructure, the settlement which occur is not uniform, but at the time of calculation of settlement by the any formula of consolidation like immediate settlement, a primary settlement and secondary settlement। तो जब भी हम लोग सेटलमेंट फाइंड आउट करते हैं तो मोस्टली जो भी सेटलमेंट आता है हम लोग मान के लेते हैं कि उस पूरे बिल्डिंग के नीचे जो भी ऊपर से सुपर स्ट्रक्चर का लोड ट्रांसफ़र हो रहा है अब फाउंडेशन के थ्रू सॉइल में, तो जो भी सेटलमेंट आ रहा है वो आइडेंटिकल है, वो इक्वल है ऑल द नेशन। लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि लोडिंग थ्रू आउट द बिल्डिंग आइडेंटिकल भी नहीं हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आइडेंटिकल नहीं हो सकती है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग बना रहे हैं आइडेंटिकल कंडीशन तो मे भी पॉसिबल, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो भी सेटलमेंट आता निकल के तो हम लोग मानते हैं कि वह आइडेंटिकल सेटलमेंट है, वही आपका थ्रू आउट द बिल्डिंग सेटलमेंट यही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ रियल कंडीशन से कुछ आइडियल कंडीशन को हम लोग क्रिएट करके या एज्यूम कर लेते हैं, जबकि रियल में कुछ और है। एज्यूम कर लेते हैं तो वो एक तरीक़ा से आइडियल मान लिए। जैसे अगर हम लोग पढ़े थे एफएम में फ्लूइड मैकेनिक्स में कि जो फ्लूइड होता है तो जो एक्चुअल प्रैक्टिस में दैनिक दिनचर्या में जो भी लिक्विड्स होते हैं वो आपके रियल होते हैं, लेकिन वहाँ भी एक आइडियल फ्लूइड की बात की गई थी। तो आइडियल फ्लूइड वहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया था कि ऐसी फ्लूइड जो नॉन विस्कस हो, नॉन इनकम्प्रेसिबल हो, तो कंप्रेसिबल हो। तो ऐसा कोई पॉसिबल है ही नहीं कि कोई लिक्विड है और वो कंप्रेस ना हो और उसमें कोई विस्कोसिटी ना हो। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, रियल से आइडियल कंडीशन बनाए थे। तो सेम यहाँ भी है कि यानी जो भी सेटलमेंट होता है उसको हम लोग आइडेंटिकल एज्यूम कर लेते हैं, यानी जो सेटलमेंट एक्चुअल में कुछ और है और उसको हम इक्वल मान लें तो हम आइडियल कंडीशन बना रहे हैं। तो इस आइडियलाइज, तो जो भी इस समय जो सोयल होती है जिसके ऊपर हम लोग सेटलमेंट फाइंड आउट किए, तो उस सोयल को हम लोग बोलते हैं आइडियलाइज सोयल। यानी उसके ऊपर सेटलमेंट हुआ और आइडेंटिकल मिला, और जो भी मिला है जो सोयल ये डिनोट कर रही है, जो प्रेसिस कर रही है, वो आइडेंटिकल सोयल है या आइडियलाइज सोयल है। तो इस आइडियलाइज कंडीशन को मेंटेन करने के लिए अब बहुत सारे थ्योरी दिया गया है, बहुत सारे मॉडल रिप्रेजेंट किए गए हैं कि अगर बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लो है सोयल की, तो कहीं ना कहीं जब भी ये मॉडल दिया गया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए कोई हम लोग मॉडल बना रहे हैं या आइडेंटिकल आइडियलाइज कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बियरिंग कैपेसिटी, सोयल की जो प्रॉपर्टी है लोड बियरिंग करने की, सेफ सेटलमेंट हो, तो कहीं ना कहीं यह भी इम्प्रूव हो जाता है। और आइडियलाइज कंडीशन अगर हो रहा है तो इसमें क्या है कि हम लोग इजीली गेस कर सकते हैं और कहीं फेलियर का कंडीशन भी नहीं होगा आसपास, क्योंकि जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी सेटलमेंट है, जो भी फेलियर कंडीशंस हैं, तो आइडियलाइज के थ्रू हम लोग को पता है कि इतना ही होना चाहिए, उतना ही होगा।
तो ये सब एडवांटेज है सोयल को अगर आइडियलाइज हो कर दे रहे हैं हम लोग। तो जैसे सोयल फॉर्मेशन हेडिंग में और सोयल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन में, इंटरेक्शन मतलब ये है कि फाउंडेशन और सोयल के बीच में इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन बिटवीन द स्ट्रक्चर डिपेंड्स लाइक्स बीम है, प्लेट्स ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट extent resting on the isolated linear or non-linear deformable elastic medium। तो डिफॉर्मेबल इलास्टिक मीडियम यानी जैसे सोयल के कांटेक्ट में अगर आ रहा है तो इलास्टिक मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो जितने भी इलास्टिक मीडियम हम लोग बना रहे हैं यानी सोयल एक तरीके से देखें तो इलास्टिक नहीं होता है, लेकिन जब भी हम लोग कोई ऊपर से एक्सटर्नल लोडिंग करते हैं जैसे फाउंडेशन बनाते हैं तो फाउंडेशन के नीचे वाली जो सोयल होती है ट्रेजेक्टरी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट जोन फेलियर होता है, जो फर्स्ट जोन में सोयल आती है बिल्कुल बिलो द फाउंडेशन लेवल, उसको हम लोग इलास्टिक एज्यूम करते हैं, उसको हम लोग इलास्टिक मान के चलते हैं। और ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो नीचे की सोयल होती है जस्ट बिलो द फाउंडेशन, वह एक तरीक़ा से फाउंडेशन का ही पार्ट डिनोट करती है। यानी जिस तरह से फाउंडेशन एक्सटर्नल लोड के अंडर में अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, उसके मूव करती है। तो इस इलास्टिक मीडियम को हम लोग बहुत सारे मॉडल से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारी स्टडीज़, बहुत सारी थ्योरीज के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन किए हैं। तो उसमें पहला जो थ्योरी है मैकेनिकल मॉडल, दूसरा जो मॉडल है आपका मैथमेटिकल मॉडल और थर्ड आपका न्यूमेरिकल मॉडल। तो फर्स्ट मॉडल है आपका मैकेनिकल मॉडल में विंकलर मॉडल विच वाज प्रपोज्ड बाय विंकलर मॉडल एट 1867। तो काफ़ी पुराना है ये मॉडल है। तो उस समय सोयल को आइडियलाइज करने के लिए विंकलर ने क्या किया था, फाउंडेशन के नीचे स्प्रिंग को अटैच कर दिया था, स्प्रिंग को सोयल के अंदर लगा दिया था, जिससे कि जो भी एक्सटर्नल लोड आए वह स्प्रिंग की तरह वह ट्रांसफ़र, स्प्रिंग से वन एंड से अनदर एंड तक ट्रांसफ़र हो और आइडेंटिकल कंडीशन, आइडियलाइज कंडीशन मेंटेन रहे थ्रू आउट द सोयल। तो अगर कोई फाउंडेशन है जिसमें एक्सटर्नल लोडिंग या कह सकते हैं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन अंडर एनी एक्सटर्नल लोड, अगर इस केस में हम लोग मानते हैं स्मॉल क्यू एक्स वाई का मतलब ये है आपका डायमेंशन से मतलब है कि हम लोग स्टडी किस डायमेंशन में कर रहे हैं, 2D में करने वाले हैं, 1D में करने वाले हैं कि 3D में करने वाले हैं। तो एक्स वाई का मतलब ये है कि 2D में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो स्प्रिंग ग्राउंड लेवल आपका जीएल डायग्राम में दिखाया गया है, ये है जीएल और उसके नीचे क्या किया हम लोग स्प्रिंग लगा दी है। तो ये स्प्रिंग है और सारे लगे हैं। तो स्प्रिंग जो हम लोग लगाए हैं फाउंडेशन के नीचे सोयल में, उसके कुछ नेचर्स हैं जो होने चाहिए, जैसे लीनियर स्प्रिंग होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यानी जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग स्प्रिंग लगाए हैं वह एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, डिस्क्रीट होना चाहिए, लीनियर एंड लीनियरली बिहेव इलास्टिक। यानी जो भी एक्सटर्नल लोड ऊपर से आ रहा है उस लोड के अंडर में स्प्रिंग किस तरह से वर्क होना चाहिए, स्प्रिंग एक तरीक़ा से इलास्टिक मीडियम की तरह, इलास्टिक मटेरियल की तरह बिहेव करना चाहिए। तो जो भी ऊपर से एक्सटर्नल लोड लग रहा था तो एक्सटर्नल लोड के अकॉर्डिंग आप अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी केस में निकालेंगे। जब स्प्रिंग लगा है तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन व्हेन स्प्रिंग इज यूज इन द विद इन द सोयल
तो आपका हो जाएगा स्मॉल क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू, ऐसे हम लोग पढ़े थे स्प्रिंग, जब भी स्प्रिंग की बात करते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू के इन टू एक्स। के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स होता है फॉर्मेशन। तो सेम वही फार्मूला, और के स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। तो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, इसकी डायमेंशन जो होती है स्ट्रेस पर यूनिट एरिया, इसकी डायमेंशन जो होती है स्ट्रेस पर यूनिट एरिया। और डब्लू क्या है यहाँ पे, सेटलमेंट है। डब्लू क्या है, सेटलमेंट। सेटलमेंट हम देखते हैं, हम लोग लिमिटेशन की बात करते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस थे। तो लिमिटेशन में विंकलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मॉडल उन्होंने रिप्रेजेंट किया था उसमें दो लिमिटेशन थे, मेजर लिमिटेशन देखा गया। पहला लिमिटेशन यह था, फर्स्ट लिमिटेशन यह था कि यहाँ पे जो भी हम लोग फाउंडेशन बनाए हैं, ये फाउंडेशन, और फाउंडेशन विड्थ के नीचे जो स्प्रिंग लगी है केवल उतने में ही सेटलमेंट दिख रहता है। उसके अलावा बियॉन्ड द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन वाट एवर स्प्रिंग वी आर यूज इज आइसोलेटेड which does not response of any load। तो फर्स्ट लिमिटेशन यही था, बियॉन्ड लोड देयर आर नॉट गेटिंग डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग ड्यू टू द विंकलर मॉडल विच इज नॉट पॉसिबल इन द एक्चुअल प्रैक्टिस। तो पहला लिमिटेशन यही था कि जितने विड्थ में फाउंडेशन है उतने विड्थ के अंदर जो स्प्रिंग लगी है उसी के अंदर केवल डिफॉर्मेशन होता है। बाकी जो स्प्रिंग लगी होगी, जैसे ये स्प्रिंग हो गया, ये एंड वाला स्प्रिंग हो गया, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में होता नहीं है। जब भी हम लोग फाउंडेशन पे कोई लोड आता है और ये सेफली ट्रांसफ़र होता है सोइल के अंदर, तो वह फैलते हुए जाता है। इसका मतलब अगर स्प्रेड होके जा रहा है, सोइल में फैल रहा है ये, तो ये स्प्रिंग में भी कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन विंकलर के अकॉर्डिंग ये नहीं हो रहा था। तो इसलिए फर्स्ट लिमिटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन था कि जितने। एंड सेकेंड लिमिटेशन है आपका लैक ऑफ कनेक्टिविटी या कंटिन्यूटी ऑफ एमिंग स्प्रिंग। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग या विंकलर के अकॉर्डिंग जो भी सोइल के अंदर स्प्रिंग वर्टिकल डायरेक्शन में डालते हैं वह इंडिपेंडेंट होता है, यानी एक दूसरे का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। इससे क्या होता है, जो भी एक्सटर्नल लोड ऊपर से सुपर स्ट्रक्चर का आ रहा है वह स्मूथली या कह सकते हैं इफेक्टिवली ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो फर्स्ट मॉडल मैकेनिकल मॉडल में विंकलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी सोइल के आइडियलाइज कंडीशन बनाने के लिए स्प्रिंग वर्टिकल डायरेक्शन में सोइल के अंदर डाला गया था, उसके दो लिमिटेशन होते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन आप कह सकते हैं कि लीनियर रिस्पॉन्स। लीनियर रिस्पॉन्स यानी जितने विड्थ में आपका फाउंडेशन होता है केवल उतने विड्थ में ही क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है। सेकंड लिमिटेशन ये है कि आपका लैक ऑफ कनेक्टिविटी या कंटिन्यूटी, यानी एक्सटर्नल जो भी ऊपर से लोड एक्सटर्नल लोड होता है, यानी कंटिन्यूस में सब ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि जितने भी स्प्रिंग लगे हैं वो आइसोलेट हैं, इनके बीच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो दो लिमिटेशन याद रखेंगे। सेकेंड टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। तो जब भी हम लोग विंकलर थ्योरी में के की बात कर रहे थे तो के क्या था आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसको चूँकि स्प्रिंग को हम लोग सोइल के अंदर डाले हैं तो सोइल के साथ वो जो भी कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ सबग्रेडेशन, और उसकी डायमेंशन होती है स्ट्रेस पर यूनिट एरिया।
या कह सकते हैं स्ट्रेस पर यूनिट लेंथ भी कह सकते हैं। तो इसमें देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द सबग्रेड रिएक्शन, सबग्रेड रिएक्शन के, स्प्रिंग कांस्टेंट के या सबग्रेड रिएक्शन के। तो सबसे पहले सबग्रेड रिएक्शन के बारे में टरजागी ने कुछ थ्योरी दिया था, और टरजागी के अकॉर्डिंग जो हम लोग सबग्रेड रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं वो प्लेट लोड टेस्ट से करते हैं फील्ड में। और डेफिनीशन अगर देखा जाए मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन का, तो इट डिफाइन एज द रेशियो ऑफ subgrade reactive pressure at any point, subgrade reactive pressure at any point immediately below the loaded foundation and settlement of that point and settlement at that point. Why? तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो अगर रिएक्टिव सबग्रेड रिएक्टिव प्रेशर की वैल्यू आपका स्मॉल क्यू है, अगर इसकी वैल्यू स्मॉल क्यू है और सेटलमेंट की वैल्यू आपका वाई है, तो के एस इक्वल लिख सकते हैं स्मॉल क्यू डिवाइड बाई वाई, जैसे कि डायग्राम में है दिखाया गया है यहाँ पे। ये एक्सटर्नल लोडिंग लग रहा है कैपिटल क्यू, और यहाँ पे कैपिटल क्यू का रिएक्शन जनरेट हो रहा है। अगर कैपिटल क्यू का रिएक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन है वह स्मॉल क्यू है, तो इसी को हम बोलते हैं सबग्रेड रिएक्टिव प्रेशर। और एक्सटर्नल लोडिंग के अंदर में मान लीजिए सेटलमेंट ये वाई हो रहा है, वाई सेटलमेंट। तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेटिव प्रेशर, रिएक्टिव प्रेशर एंड सेटलमेंट डायग्राम है। और एक्चुअल में अगर देखेंगे मान लीजिए फाउंडेशन का विड्थ ये है आपका, और इतने में रिएक्टिव प्रेशर लग रहा है नीचे से, या एक्सटर्नल लोडिंग लग रही है ऊपर से, तो एक्सटर्नल लोड या रिएक्टिव प्रेशर ये क्या है, कांस्टेंट है एक तरीक़ा से। लेकिन सेटलमेंट की वैल्यू यहाँ पे मीड पे देखेंगे तो मैक्सिमम सेटलमेंट आता है, और इधर एंड की तरफ, एज की तरफ सेटलमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन ऑफ द सेटलमेंट। तो जो सेटलमेंट है अंडर एनी एक्सटर्नल लोड, तो वह कैसे वेरी कर रहा है, यानी जो स्प्रिंग हम लोग यूज किए हैं फाउंडेशन के नीचे सोइल के अंदर, वो किन फैक्टर पे डिपेंड करता है जिससे कि वेरिएशन होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सबग्रेड रिएक्शन। तो फर्स्ट ये इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द प्लेट। तो साइज ऑफ द प्लेट यानी जिससे हम लोग सबग्रेड रिएक्शन, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो प्लेट लोड टेस्ट से सबग्रेड रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो उस प्लेट की साइज क्या है। सेकेंड पॉइंट शेप, उसका शेप क्या है। शेप इन द सेंस इट में बी स्क्वायर, इट में बी सर्कुलर, इट में बी रेक्टेंगुलर, किस शेप का है, टेक्सचर क्या है इसका। थर्ड है एम्बेडेड डेप्थ ऑफ द प्लेट, यानी जो प्लेट हम लोग जिस प्लेट लोड टेस्ट में यूज कर रहे हैं वो ग्राउंड सरफेस से कितने डेप्थ नीचे है। और फोर्थ आपका लोडिंग कंडीशन, एक्सटर्नल लोड किस जो हम लोग प्लेट के ऊपर लगा रहे हैं वो किस नेचर का लोड है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं फैक्टर साइज ऑफ द प्लेट। तो साइज ऑफ द प्लेट डायमेंशन पे कैसे डिपेंड करता है सब मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं साइज ऑफ द प्लेट। तो फॉर ग्रेनुलर सोयल, तो ग्रेनुलर इन द सेंस नॉन कोहेसिव सोयल, मोस्टली वी आर यूज एज ए ग्रेनुलर सोयल सैंड। तो के एस हम लोग ले रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ द सबग्रेड रिएक्शन
ऑफ ए फाउंडेशन ऑफ विड्थ बी। तो के एस क्या है, व्हेन द फाउंडेशन विड्थ इज बी है, और के एस डैश क्या है, व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ द सब्जेक्ट डिरेक्शन ऑफ द फाउंडेशन ए लॉन्ग प्लेट ऑफ द विड्थ, जब विड्थ की वैल्यू आपका 0.305 मीटर है। तो उस केस में जो हम लोग एक्चुअल के एस की वैल्यू निकालते हैं, तो के एस इक्वल टू होता है के एस डैश बी प्लस 0.305 होल डिवाइड बाई 2b होल का स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है, यूज करते हैं लोग ये फार्मूला। अब फॉर कोहेसिव सॉइल यानी अगर सॉइल का क्ले है, तो क्ले अगर सॉइल कंडीशन आपका क्ले है और के एस और के एस डैश पहले कंडीशन की तरह है, यानी के एस क्या है जब विड्थ फाउंडेशन का विड्थ बी है, और के एस डैश कब है जब आपका फाउंडेशन का विड्थ आपका 0.305 मीटर है। तो कोहेसिव सॉइल के लिए के एस इक्वल टू होता है के एस डैश 305 डिवाइड बाई बी, ये फार्मूला यूज करते हैं। सेकेंड फैक्टर देखते हैं, सेकेंड फैक्टर ऑफ शेप ऑफ द प्लेट, शेप पे कैसे डिपेंड करता है। इफ के एस डैश इज द डिटरमाइंड बाय यूजिंग ए स्क्वायर प्लेट ऑफ 0.305 into 0.305 meter, then KS dash bar is used। तो शेप भी कैसे डिपेंड करता है मॉडुलस ऑफ सब्जेक्ट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग के एस डैश की जो वैल्यू निकालते हैं वो के एस डैश बार के टर्म में होता है, जैसे कि यहाँ पे है। तो सबसे पहले के एस डैश निकालते हैं, और के एस डैश की वैल्यू के एस डैश बार के टर्म में होता है, और ये होता है एल प्लस 0.152 डिवाइड बाई 1.5 इंटू एल। तो एल होता है लेंथ ऑफ द फाउंडेशन मीटर में, सॉरी, अब बी होता है विड्थ ऑफ द फाउंडेशन मीटर में। और यहाँ से आप के एस की वैल्यू निकाल लेते हैं इस फार्मूले से। फॉर ए इनफाइनाइट लॉन्ग बीम, अगर कंडीशन आपका इनफाइनाइट लॉन्ग बीम दिया है तो उस केस में मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन निकालते हैं के एस डैश और के एस डैश बार के टर्म में। तो के एस डैश बार डैश इक्वल टू होता है के एस डैश बार डिवाइड बाई 1.5। थर्ड कंडीशन, थर्ड फैक्टर क्या हम लोग पढ़े थे, इम्बेडेड डेप्थ ऑफ द प्लेट, यानी जब लोग प्लेट लोग टेस्टिंग कर रहे हैं तो प्लेट लोग टेस्टिंग करते हैं, तो ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्लेट whatever plate we are used for plate load testing, and plate is situated at whatever depth during the testing। तो एम्बेडेड डेप्थ ऑफ प्लेट फाइंड आउट करने के लिए या किस तरह से ये इफेक्ट करता है जब हम लोग मॉडुलस ऑफ सबग्रेडिएशन फाइंड आउट करते हैं। तो एम्बेडेड डेप्थ के केस में जो मॉडुलस ऑफ सबग्रेडिएशन है उसको हम लोग के एस डी से डिनोट कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सबग्रेडिएशन ऑफ द डेप्थ डी। तो उस केस में के एस डी तो उस केस में के एस डी इक्वल टू होता है के एस ब्रैकेट में 1 + 2d डिवाइड बाई बी, ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वही है लिमिटेशन ऑफ द विंकलर्स मॉडल। तो हम लोग पढ़े थे विंकलर के दो लिमिटेशन थे, लैक ऑफ कंटिन्यूटी और लीनियर रिस्पॉन्स ऑफ द स्प्रिंग, दो एजम्पशन।